हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम देखेंगे साइंस में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो आपकी क्लास है ये पूर्ण रूप से आपकी एनसीईआरटी पुस्तक से ली गई है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये आपका विशेषकर रेलवे एग्जाम जो ग्रुप डी का चल रहा है उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पूछे जा रहे हैं। तो इस क्लास को करने के बाद में आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, आपका प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, आपकी ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ये आपके रेलवे एग्जाम जो ग्रुप डी है उसके साथ साथ आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और भी जो अदर एग्जाम है जिसमें साइंस पूछी जाती है उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, ये पहले तो जो रेलवे ग्रुप डी है उसके अकॉर्डिंग तैयार की गई क्लास है, लेकिन ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, जैसे Zn प्लस H2SO4, तो आपका क्या होता है Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा यहाँ से? देखिए, ZnSO4 और प्लस का H2, यानी कि जो जिंक है उसकी रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है तो क्या बनेगा? देखिए, Zn और SO4 और प्लस का कितना निकलेगा? H2, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या होगा आपका? ये जिंक सल्फेट होता है। ऐसी सेकंड रिएक्शन देखिए, Fe प्लस H2O, तो जब ये रिएक्शन होगी आपकी तो क्या बनेगा आपका? ये Fe3O4 प्लस का H2। देखिए, जब इसे संतुलित करेंगे यानी बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, तो बैलेंस करने के लिए देखिए कितना होगा आपका? ये जो आयरन के मॉलिक्यूल है उधर देखिए कितने 3 हैं, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे हमें? आयरन के मॉलिक्यूल 3 करने पड़ेंगे, यानी 3Fe होगा। अच्छा, उधर देखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने? 4, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे आपको? 4H2O है, तो इसलिए कितना कर दिया है? 4H2O कर दिया है। अच्छा, हाइड्रोजन के कितने हो गए? इधर LHS और बराबर में RHS, दोनों तरफ मॉलिक्यूल बराबर होने चाहिए। हाइड्रोजन के कितने हो गए आपके? 4 दूनी 8, यानी 8 मॉलिक्यूल हैं, तो उधर भी हाइड्रोजन के कितने हो गए? 8, तो इसलिए यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया। ये कैसी होगी? आपकी संतुलित समीकरण हो गई। तो देखिए, यहाँ पे एक बार लिखी हुई है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उन्हें हम जो बैलेंस करते हैं यानी संतुलित करते हैं उस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्वेश्चन तीसरी लिखी हुई है आपकी, CO प्लस H2, तो आपका क्या बनता है यहाँ पे? CH3OH, यानी मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं इसे, या फिर मैथिल एल्कोहल, और ये 340 ATM, यानी ये वायुमंडलीय दाब पर की गई रिएक्शन है ये। अच्छा, 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल यानी सनलाइट की उपस्थिति में होती है रिएक्शन, तो क्या बनता है आपका? C6H12O6, यानी ग्लूकोज बन के तैयार होता है, प्लस क्या बनता है आपका? 6O2 और 6H2O। देखिए, ये जो रिएक्शन बताएगी वो इसलिए बताएगी कि जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी उसमें डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जा रही हैं। रिएक्शन दे देगा, जैसे 6CO2 दे दिया और ग्लूकोज दे दिया, 6O2 प्लस 6H2O, और यहाँ पर रिक्त स्थान कर देता है, बोलता है कि इस जगह क्या आएगा, और 4 ऑप्शन बोल देता है। इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर इनको मेंशन किया गया। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके प्रकार, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी लिखी है? फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी योग होगा इसमें, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये किसका फॉर्मूला होता है? बिना भुजा चूना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका बिना भुजा चूना, प्लस H2O। जब इसकी जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका? CaOH का होल ट्वाइस, प्लस क्या निकलती है? हीट, यानी ऊष्मा। देखिए, CaOH का होल ट्वाइस है, ये आपका भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है, और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है भुजा हुआ चूना, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है बिना भुजा हुआ चूना। देखिए, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा जल मिलकर एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन निकल के आएगी। तो क्या मतलब निकला इसका? कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, एक तो CaO और एक H2O, CaO और दूसरा कौन सा आपका? H2O, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट क्या बनाया है? CaOH का होल ट्वाइस सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आपका संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी क्या होगा? 2 या 2 से अधिक तो अभिकारक होंगे और वो क्या बनाएंगे? आपका एक सिंगल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा देखिए, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया में आपकी ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया आती है।
जिन अभिक्रिया में उत्पाद यानी प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इधर प्रोडक्ट तो बन ही रहा था आपका COH का उल्टा है, उसके साथ में हीट भी उत्सर्जित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो तुम्हारी उत्सर्जित हो वो ऊष्माक्षेपी होती हैं, और ऊष्मा अवशोषित हो वो कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं। जैसे रिएक्शन लिखी हुई है, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस यानी CH4 ये मीथेन का सूत्र है, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होगा, तो क्या बनेगा आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बनेगा H2O यानी कि जल, और क्या होगी आपके यहाँ से हीट यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर ये बैलेंस ना हो तो इसे बैलेंस कर लें। देखिए इधर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, इधर कितने हैं, 4, तो इसलिए इसे कितना कर लेंगे 2H2O। तब देखिए हाइड्रोजन के कितने हो गए इधर 4, अच्छा ऑक्सीजन इधर देखिए कितने हो गए 2 2 4, इधर ऑक्सीजन कितने O2 यानी O2, तो इधर क्या कर लेंगे 2O2। अभी आपकी ये रिएक्शन बैलेंस है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी रही, जिसमें ऊष्मा के क्या होगा, उत्सर्जन होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नोट करके लिखी हुई है एक बात आपका कि ये श्वसन है, ये श्वसन क्रिया करते हैं ना, प्रत्येक जीव जंतु श्वसन क्रिया करता है। तो अगर पूछ लिया जाए आपका कि श्वसन कैसी क्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अच्छा देखिए श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अपने शरीर के अंदर कैसे क्या होता है, कैसे एनर्जी हमें प्राप्त होती है अपनी बॉडी के अंदर, तो देखिए होता क्या है, पहले यहाँ से देख समझें। जैसे चावल है, आलू है, इसमें क्या पाई जाती है आपकी कार्बोहाइड्रेट होगी, और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगी आपकी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। और ग्लूकोज हमारे भीतर जो ऑक्सीजन है उससे क्या करता है, क्रिया करता है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया से हमें क्या प्राप्त होती है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए क्या हुआ था, जैसे चावल आलू में कार्बोहाइड्रेट थी, कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक हुई, ग्लूकोज में, तो इसलिए ग्लूकोज यानी C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ में, प्लस का 6O2। तो हमें क्या प्राप्त होती है यहाँ से, देखिए ये जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो C6H12O6 प्लस 6O2 क्या प्राप्त होती है, 6CO2 और प्लस का 6H2O प्लस का एनर्जी प्राप्त होती है। ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है ग्रुप डी के एग्जाम में, एक शिफ्ट में। यहाँ पर दे दिया था आपका ग्लूकोज, और इधर दे दिया था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, और यहाँ पर 6H2 प्लस ऊर्जा, और यहाँ पर 6O2 यानी फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें कौन सा आएगा, तो आपके क्या आएगा यहाँ पर 6CO2 आएगा, यानी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आया था। चलिए देखिए अब देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वो कौन सी अभिक्रिया थी आपकी, संयोजन, ये क्या आपकी वियोजन। वियोजन का मतलब होता है अपघटन हो रहा है उसका। जैसे देखिए फर्स्ट रिएक्शन लिखिए FeSO4, क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है यानी हीट किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा आपका, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस का SO3 यानी फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड में विभक्त हो जाती है। तो देखिए रिएक्शन करने पर यही पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट को हम जब गर्म कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। वो भी रंग कैसा होगा इसका, हरे रंग का फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अच्छा देखिए वियोजन हो रहा है ना अपघटन, तो यहीं से डेफिनेशन निकलेगी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की कि एकल अभिकर्मक, इधर सिंगल, इधर अभिकर्मक होते हैं, इधर आपके प्रोडक्ट होते हैं यानी उत्पाद होते हैं राइट हैंड साइड में। तो एकल अभिकर्मक टूट कर FeSO4 टूट कर किस में, छोटे छोटे प्रोडक्ट में प्रदान करता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट प्रदान करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। FeSO4 टूट करके किस में अपघटित हो गया, ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो गया है। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। देखिए CaCO3, ये किसकी रिएक्शन होती है, CaCO3 मतलब किसका सूत्र है, चूना पत्थर बोलते हैं, या संगमरमर बोलते हैं, या खड़िया बोलते हैं, बात एक है। जब CaCO3 को गर्म किया जाता है यानी हीट किया जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, यानी किस में अपघटित होता है, CaO में यानी बुझा हुआ चूना में, और प्लस का CO2। अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लें, वैसे बैलेंस है। देखिए ऑक्सीजन के इधर कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, इधर भी कितने हैं, 3, कैल्शियम का एक बैलेंस है। चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, ये किस में आपका अपघटित होगा, PbO यानी लेड ऑक्साइड में, प्लस किस में होगा, NO2 में, नाइट्रस ऑक्साइड में, और प्लस किस में डिवाइड होता है, ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन में अपघटित होता है। तो जब बैलेंस करने जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल इधर Pb के, तो 2 इधर कर लिए यहाँ पर, और देखिए इधर 2 करोगे तो नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 होल ट्वाइस के, 2 इधर के, तो इसलिए इधर कितना करने पड़ेंगे, 4 NO2। ऑक्सीजन आपके बैलेंस है।
जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है वो किसके साथ मतलब कैसे प्रकटित होती है? भूरे रंग का धुआं देती है। अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित रिएक्शन में भूरे रंग का धुआं कौन सी गैस देती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड देती है। ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ग्रुप डी में पूछी जा रही है, इसलिए इन रिएक्शनों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सनलाइट यानी सूर्य की उपस्थिति में क्या दे दिया आपका? Ag और प्लस का Cl2। इसे बैलेंस करेंगे, देखिए इधर Ag का एक मॉलिक्यूल है तो इधर Ag का है, Cl2 कितने? 2, तो कितना करना पड़ेगा इधर? 2AgCl। जब 2AgCl करोगे तो यहाँ पे कितना होगा? 2Ag होगा। यानी श्वेत रंग में होता है ये सिल्वर क्लोराइड, और सूर्य की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करता है तो धूसर रंग यानी थोड़ा धुंधला सा ये सिल्वर क्लोराइड चेंज हो जाता है। ऐसे देखिए AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है? Ag + Br2। ऐसे देखिए Br2 कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा? 2AgBr। तो 2AgBr किया तो Ag के भी कितने करने पड़ेंगे? 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस अभिक्रिया में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका ग्रुप डी में, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? तो किसका यूज करते हैं हम? सिल्वर ब्रोमाइड का अर्थात AgBr का। ये वाली रिएक्शन यूज होती है आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। चलिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊष्मा कैसी होती है? अवशोषित होती है, इसलिए इसे कैसे कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होगा, जबकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो वियोजन अभिक्रिया हो रही थी, अभी तो हमने देखा था यहाँ पर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या था? आपका अभिकारक है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है, तो टूटने के लिए हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ी थी ना हमें, तो हीट हमें दी जाती है इस रिएक्शन में, इसलिए इसमें ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है, इसलिए इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब कौन सी रिएक्शन है? अभी हमने 2 रिएक्शन देख चुके हैं, एक तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरी क्या आपकी? वियोजन अभिक्रिया। अब ये तीसरी रिएक्शन है आपकी यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए जैसे रिएक्शन लिखी हुई है Fe + CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से Cu को हटा देगा यहाँ से, यानी विस्थापित कर देगा, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन बन जाएगी FeSO4 और प्लस का कितना आएगा? Cu। बैलेंस तो यही है यहाँ पर, ये CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट और FeSO4 को बोलते हैं आयरन सल्फेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से CuSO4 के विलयन से कॉपर को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया है या हटा दिया है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि Fe ने Cu को अलग कर दिया, ये ऐड हो गया यहाँ पर FeSO4 प्लस का Cu, यानी कॉपर का क्या कर दिया यहाँ पर? विस्थापन, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड रिएक्शन देखें ऐसे Zn + CuSO4, तो यहाँ से Cu को ये हटा देगा और Zn यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी Cu हट जाएगा, तो यह क्या बनेगा? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और प्लस का Cu, तो Cu क्या हो गया यहाँ पर? विस्थापन हो गया। Pb + CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, तो इसमें से Cu हट जाएगा तो क्या बनेगा? PbCl2 और प्लस का कितना आएगा? Cu। ये बैलेंस है सभी रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो धातु है वो सल्फेट जो सॉल्यूशन है यहाँ पर क्लोराइड सॉल्यूशन है उससे क्या है यहाँ पर ये कॉपर को हटा दिया है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जो विस्थापन अभिक्रिया होता है इसका रूल होता है आपका, यानी विस्थापन किस प्रकार होता है? कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित करेगी, इसका मतलब ये होता है। तो ये नोट में लिखिए द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स यानी अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, ये चीज़ें होती है इसके नियम के अकॉर्डिंग ही कोई भी धातु है किसी भी धातु को हटाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका के सोडियम, ये के पोटेशियम, Na सोडियम, लिथियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe आयरन है और Sn है, Pb है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, Au है आपका सोना है और Pt प्लेटिनम है। तो देखिए एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मोस्ट रिएक्टिव सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है आपकी? के होती है इसमें, और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है आपकी? प्लेटिनम होती है, यानी कि Pt होती है प्लेटिनम। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ये आपका K, Na और Li ये आपके कौन से किसके तत्व हैं? ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं, प्रथम वर्ग के क्षारीय तत्व हैं। और Ca और Mg ये आपके क्षारीय मृदा तत्व है ये, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस यहाँ से क्लियर होगा आपका अभिक्रियाशीलता श्रृंखला का रोल क्या होता है मेटल को विस्थापित करने में, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना। तो Zn + FeSO4 देखिए
रूल ये होता है आपका कि जो धातु इससे अभिक्रियाशीलता में ऊपर होगी वो नीचे वाली धातु को हटा देगी। अगर वो नीचे है तो ऊपर वाली धातु को नहीं हटा सकती है। देखिए जैसे Zn है अपना, तो Zn ये रहा, FeSO4 Fe Zn से नीचे है, तो इसकी एक्टिविटी कैसी होगी, कम होगी रिएक्टिविटी, और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी यानी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। ऊपर की तरफ क्रियाशीलता ज़्यादा होती है और जैसे जैसे नीचे आते क्रियाशीलता क्या होती है आपकी घटती जाती है, क्योंकि Zn इस अभिक्रियाशीलता में Fe से ऊपर है, इसलिए Zn इस FeSO4 से Fe को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 और प्लस का कितना आएगा Fe। अच्छा दूसरा हमने रिएक्शन समझा यहाँ पर Fe प्लस ZnSO4 हो, फिर क्या होगा, देखिए Fe नीचे है Zn से, तो Fe इस Zn को नहीं हटा पाएगा, तो Fe प्लस ZnSO4 तो क्या होगा आपका नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसे देखिए Cu प्लस FeSO4 कॉपर Fe से Fe ये रहा और कॉपर नीचे है Fe से, तो इसलिए जो कॉपर है वो FeSO4 से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी Fe को इससे विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी नो रिएक्शन होगी। अच्छा एक पॉइंट लिखा हुआ आपका संगमरमर जो आपने पढ़ा था, या चूना पत्थर या खड़िया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है आपका ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। अगर अभिकारकों के बीच में, अभिकारक आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और प्रोडक्ट है जो उत्पाद है वो राइट हैंड साइड में होते हैं, अगर अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विअभिकारक अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए Na2SO4 ये क्या आपका सोडियम सल्फेट है और BaCl2 ये क्या आपका बेरियम क्लोराइड है। जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से BaSO4 प्लस 2NaCl, यहाँ बैलेंस कर देंगे, अभी बैलेंस नहीं है, NaCl बनेगा। और जब बैलेंस करने जाएंगे तो देखिए सोडियम के कितने 2 मॉलिक्यूल हैं, इधर भी सोडियम के कितने करने पड़ेंगे 2। अच्छा Cl के कितने हो गए इधर 2, तो इधर भी Cl के कितने 2, कोई दिक्कत नहीं है। Ba का 1 है, BaSO4, अब ये बैलेंस है तुम्हारी रिएक्शन। चलिए तो हुआ क्या आपका Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन कराते तो क्या बनता है हमें BaSO4 प्लस 2NaCl यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। हुआ क्या यहाँ पर देखिए Ba प्लस का 2 और SO4 पर -2 सल्फेट आयन, ये यानी यहाँ पे आयनों का अभिकारकों में किसका आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो और बना क्या हमारा BaSO4, यहाँ से Ba आया है और यहाँ से SO4 आया, तो दोनों का आदान प्रदान हुआ तो BaSO4 का अवच्छेद बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अगर पूछा जाए तो क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना है, निश्चित ही बनना है आपका रेलवे ग्रुप डी में, एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है प्रत्येक शिफ्ट में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन में समझें, उपचयन का ही दूसरा नाम होता है आपका ऑक्सीकरण। उपचयन को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पहले से समझें, Cu प्लस O2 एक रिएक्शन है, तो यहाँ से क्या बना है आपका CuO बना है। जब बैलेंस करने जाएंगे तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 2, बैलेंस करके रिएक्शन होती है प्रत्येक, तो यहाँ से कितना होगा आपका 2Cu, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा 2Cu। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर पर एक काली परत चढ़ जाती है, क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पर ये लिखा है ना, तो CuO बन जाता है यानी काली परत चढ़ जाती है। अच्छा जब CuO की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो फिर गर्म करते हैं तो क्या होता है, फिर Cu प्राप्त होता है और प्लस का H2, फिर भूरे रंग की फिर परत मिल जाती है हमें। चलिए इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन यहाँ से एक बात क्लियर होगी आपकी उपचयन एवं अपचयन की। देखिए स्टार करके कुछ लिखा हुआ, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन जुड़े कहीं पर यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका हमेशा क्या होता है, उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी ऑक्सीजन वहाँ से हटे या ऑक्सीजन की कमी हो तो उसका हमेशा क्या होगा आपका अपचयन होगा। हमने ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर भी देख लेते हैं पहले ऑक्सीजन के आधार पर। समीकरण 1 में देखिए इसी वाले में, तो CuO प्लस H2, तो CuO से क्या बनना है Cu, तो ऑक्सीजन की क्या हुई है कमी यानी ऑक्सीजन यहाँ से हटा है, तो जिसमें ऑक्सीजन ह्रास होगा यानी हटेगा तो उसका क्या होगा अपचयन। तो CuO का क्या होगा, इसमें CuO में ऑक्सीजन की कमी हुई है इसलिए ये अपचयन होगी यानी इसका क्या होगा अपचयन होगा। अच्छा H2O के साथ ये O जुड़ा है, तो जिसमें O जुड़ेगा यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर जुड़े उसका क्या होता है उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण। तो H2 के साथ में O जुड़ा है तो H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है इसलिए इसका क्या होगा यानी जो उपचयन होगी यानी इसका उपचयन होगा अर्थात इसका क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका तो ऑक्सीकरण होना है अर्थात उपचयन होना है, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा यानी हटेगा उसका क्या होगा आपका ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन होगा। देखिए ये बात और आगे जाके क्लियर होगी आपकी। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं,
ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित हो। अच्छा, हमेशा अभिकारक से ही डिफाइन करेंगे, उत्पाद से मतलब नहीं किसका अपचयन हो रहा है किसका उपचयन हो रहा है, यानी किसका अपचयन हो रहा है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अभिकारक से डिफाइन होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक कैसा हो, उपचयित, उपचयित का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकृत, यानी ऑक्सीकरण हो, तथा दूसरा कैसा हो, अपचयित, यानी दूसरे का अपचयन हो, यानी एक का तो हो रहा हो ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या हो रहा हो, अपचयन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन या फिर ऑक्सीकरण और अपचयन या फिर अपचयन ऑक्सीकरण अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिकारक का हो आपका ऑक्सीकरण, दूसरे का हो रहा हो अपचयन, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। चलिए देखते हैं, जैसे ZNO+C तो हुआ क्या है, अगर O जुड़ेगा जिसके साथ उसका तो होगा आपका उपचयन और O हटेगा उसका होगा अपचयन। तो ZNO से Z बना है तो O हट गया है, तो इसलिए ZNO का क्या होगा आपका अपचयन होगा। और C के साथ O जुड़ गया है तो जिसके साथ जुड़ेगा उसका उपचयन, अर्थात उपचयन का ही दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा। यानी ZNO+C से क्या बना है, ZN+CO। ऐसे देखिए MnO2+4HCl, तो MnO2 में MnO2 से क्या बना है आपका MnCl2, तो क्या हुआ है, O की कमी हुई है, O हटाए तो इसलिए इसका हो गया अपचयन। और HCl में यहाँ पे देखिए H2O यानी O जुड़ा है, तो इसलिए HCl का क्या हो गया आपका ये उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण। चलिए नोट में कुछ करके लिखी हुई एक बात, ऑक्सीजन की वृद्धि अभी बताया था, या फिर हाइड्रोजन की कमी। अगर हाइड्रोजन से डिफाइन करना है तो या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी होती है उसका उपचयन होता है, अर्थात उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है हमेशा। और ऑक्सीजन की कमी हो वो हाइड्रोजन के लिए बोलेंगे, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, जस्ट उसका विपरीत होता है, ऑक्सीजन की कमी तो हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि। तो इस केस में उसका क्या होता है, हमेशा अपचयन होता है। तो एक से याद रखो, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से याद रखो, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा वृद्धि हो रही है तो होगा उसका ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन हटेगा ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। चलिए, संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तब ये कैसी हो जाती है, संक्षारित होती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम संक्षारण कहते हैं। होता क्या है कि जैसे लोहा है आपका, उस पर जंग लग जाती है लाल भूरे कलर के, तो वो क्या संक्षारण मतलब नष्ट होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसे बचाने के लिए उस पर जैसे पेंट कर दिया जाता है, यानी उस पर स्नेक के तौर पे यूज कर दिया जाता है, यानी उसे बचाने के लिए करते हैं। चलिए एक बात और, आपका विकृत गंधता क्या होता है, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखे रहने पर उनमें क्या आने लगती है, एक स्मेल आने लगती है। देखा होगा आपने, जैसे अचार होता है या आपका तेलीय हो या वसायुक्त कोई हो, उसे अगर लंबे समय तक हम रखे रहने दें तो उस पर उसमें से क्या आने लगती है, किस प्रकार की स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है। इसे हम बोलते हैं विकृत गंधता कहते हैं। अच्छा देखिए, जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस, चिप्स की थैली में देखिए ऑक्सीजन नहीं भरी जाती, ऑक्सीजन गाल को कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर पूछिए आपका कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसका कारण है उसे विकृत गंधता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। चलिए, तो आज हमने देखा आपका क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका NCERT पुस्तक है जो 10th की, उसमें पहला ही चैप्टर है। और आपका ये रेलवे ग्रुप D जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें प्रत्येक शिफ्ट में रिएक्शन से एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है। तो आपका ये रेलवे ग्रुप D के साथ साथ अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, धन्यवाद। अगला जो हम चैप्टर देखेंगे इसमें विज्ञान में, वो होगा आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, और पूर्णतः NCERT बेस होगा। तो ये आपका जो भी स्टूडेंट जो शिफ्ट जो आपका फेज फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके पास में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चलिए, ओके, धन्यवाद।